स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम फिर करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर। इससे पहले भी मैंने आपको 2 से 3 पेपर करा दिए, तो उनको देखें प्लेलिस्ट में, उसके बाद इस पेपर का सॉल्यूशन करें। पहले क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस डेट का पेपर है, ये है 12 जनवरी का, ठीक है ना। शिफ्ट 1 रीजनिंग का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। इस सीरीज में आपको एक गलत नंबर चूज करना है या गलत टर्म पता करना है कि गलत कौन सा है। सबसे पहले आप सीरीज में देखिए गैप। जब भी कुछ भी समझ में ना आए, रॉन्ग टर्म निकालना हो, सीरीज हो तो गैप देखिए, यानी 12, 32, 72, 152, 322, 632। सबसे पहले इनके बीच का गैप चेक करें। आप देखो 12 से 32 यानी कि प्लस 20, 32 से 72 प्लस 40, 72 से इधर प्लस 80, यहाँ पर कितना होगा प्लस 160। क्या हुआ है 2, 6, 5, 11 की 1। देखो अब आप सीरीज में देख रहे होंगे कि प्लस 20 प्लस 40 प्लस 80, यानी कि सीरीज का जो नंबर फर्स्ट था उसी का डबल करके प्लस हुआ, यानी कि 20 का डबल 40 प्लस 40 का डबल 80 प्लस 80 का डबल 160 प्लस। ये 160 प्लस किस में, इन दोनों ही नंबरों में तो हुआ होगा, वही नंबर तो यहाँ पर आएगा ना। तो 160 152 कितना आएगा भाई 2, 6, 5, 11 की 1, 1, 312, यहाँ कितना आया 322, कितना आएगा 312। और इसके आगे जब आप करोगे तो 160 का 320, जो कि आ रहा है 362, 632, यानी कि यहाँ पर गलत कौन सा टर्म था 322, जो कितना आना था 312, क्योंकि आप 152 में 160 प्लस करेंगे तो आएगा 312 ना कि 322। तो हमें गलत टर्म पता करना था, तो गलत टर्म है 322। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाएं। अब देखो ये तो सीरीज आप आसानी से देख रहे हो कि सीरीज धीमे 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 बढ़ रही है, तो यानी कि छोटा नंबर ही कुछ प्लस हुआ होगा, यानी कि 3 से 10, 20, 33, 49, 68 और 88। सबसे पहले 3 से 10 प्लस 7, 10 से 20 प्लस 10 प्लस 13 प्लस कितना हुआ होगा 13 तो हुआ है, यानी कि प्लस 16, कितना होगा यहाँ प्लस 19, 9, 9, 18, 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना होगा प्लस 22, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर, ये होगा 8 to 10 का 0, 6 to 8, 1, 9, यानी होना चाहिए था 90। यानी कि सीरीज में हो रहा है 7 से 10 प्लस 3, 10 से 13 फिर प्लस 3, 13 से 16 फिर प्लस 3 और 16 से 19 प्लस 3, 19 से आगे होगा तो भी प्लस 3। तो 19, 20, 21, 22, यानी कि 22 प्लस होगा इस नंबर में, तो यहाँ पर आना चाहिए था 90, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 88, इसलिए रॉन्ग टर्म कौन सा हो गया 88। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है, रॉन्ग टर्म हो गया 88। क्वेश्चन नंबर 3, देखो फाइंड द ऑड वर्ड आउट। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, बट ये आपके जर्नल नॉलेज से रिलेटेड आ जाते हैं कभी कभी। अब देखिए इसमें पूछ रहा है असंगत शब्द का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है जिस स्टूडेंट को पता ही नहीं कि यहाँ लिखा क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लियोन मेसी। ये समझ के तो समझ में आया कि भाई मेसी क्या खेलते हैं, बताइए मेसी क्या खेलते हैं। तो मेसी आपको पता है मेसी खेलते हैं फुटबॉल, क्या फुटबॉल। सर्जियो रामोस क्या खेलते हैं बताइए, सर्जियो रामोस भी खेलते हैं फुटबॉल। लेविस हैमिल्टन एक कार ड्राइवर है, यानी कि कार ड्राइविंग करते हैं ये, ठीक है ना, यानी कि रेसिंग के ड्राइवर हैं ये, कार में मर्सिडीज चलाते हैं। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की ये भी क्या है फुटबॉल के प्लेयर। हमसे पूछा गया था ऑड वर्ड, तो भाई ऑड क्या होगा, ये तीनों तो फुटबॉल से रिलेटेड है लेकिन ये अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ऑड वर्ड का मतलब है 3 में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ ना कुछ समानता होगी, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं होगी। अब एक चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर्जियो रामोस किस कंट्री से हैं जो ये फुटबॉल खेलते हैं, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की किस कंट्री से हैं फुटबॉल खेलते हैं, और ये लेविस हैमिल्टन किस कंट्री के लिए कार की ड्राइविंग करते हैं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ये आपके लिए वर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 4, उस अक्षर समूह का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। ये क्वेश्चन मैं आपको और भी वीडियो में करा चुका हूँ, फर्स्ट का सेकंड के साथ, इन दोनों का आपस में रिलेशन देखिए आप, फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद यहाँ का रिलेशन फाइंड करिए, यानी थर्ड और फोर्थ का। तो सबसे पहले आप इन दोनों में रिलेशन चेक करें। तो रिलेशन कैसे चेक करेंगे, Q
आई ओ के, इसका रिलेशन है एम एम के ओ के साथ। अब देखिए क्यू आता है हमारा कितने पर, 17 पर, टी आई 9 पर, 15 पर, और ये कितने पर आता है, 11 पर, ये आती है 13 पर, आती नहीं मतलब आता है ना, तो ये भी 13 पर, ये 11 और ये 15। अब देखो 17 से 13 -4, 9 से 13 +4, 15 से 11 -4 और 11 से 15 +4। तो समझ गए आप कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, -4 +4 -4 +4। तो हमें चेक करना है YAWC का, तो इसे में भी वही रिलेशन होगा। तो पहले क्या होगा, -4, अब y किस नंबर पे आता है ABCD में, 25 पर, तो 25 में से 4 माइनस हो गए तो आएगा 21। अब 21 पर क्या आता है भाई, 21 पर आता है u, किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है u, देखो इन दोनों में है नहीं तो ये गलत और ये भी गलत। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। इसके बाद सेकंड में क्या हो रहा था, +4, तो इसमें भी सेम +4 होगा, तो ए में +4 होगा तो होगा 5 पर आती है ई, तो ई किस ऑप्शन में भाई, ई एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बकाया ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो समझ गए, -4 +4 -4 +4, इस तरीके से हमें कर, जब भी ये तरीके के आपके दिख जाएं तो इनमें एक चीज याद रखिए कि ये रिलेशन जैसा है वैसे ही रिलेशन यहाँ पर भी होगा, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ लिखा है 9, वैसा ही आ गया, अभी वो था लेटर का, ये आ गया नंबर का, सेम वैसे ही क्वेश्चन, यानी इन दोनों का आपस में रिलेशन, और ऐसा ही रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब कैसा रिलेशन है वो पता कीजिए। तो देखो जब भी आप रीजनिंग पढ़ें तो देखो मैथ तो आप पढ़ते होंगे भाई, तो आप स्क्वायर क्यूब भी बहुत अच्छे से याद कर लो, ABCD की नंबरिंग ये बहुत इजी है, आप कर लोगे भाई आसानी से आंसर आ जाता है। अब आप करोगे ही नहीं तो कैसे आप टिक कर लो कि भाई बाई किस नंबर पे आता है, आई किस, आप 2 से 3 बार लिख लीजिए बस हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि एग्जाम में उससे कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए आसानी से उसको 2-3 बार लिख लीजिए, देख लीजिए आपको याद हो जाएगा ए किस पर आता है, बी किस पर, सी किस पर। समझ रहे हैं कि नहीं, तो इंस्टाग्राम ना चला के पढ़ाई करें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है 9, तो 9 देख के आपको लिखना चाहिए ये होता है 3 का स्क्वायर, 8 लिखा है ये होता है 2 का क्यूब, ये होता है 5 का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन आपको समझ में आ रहा है, 3 से एक नंबर कम किया 2, ऐसे ही 5 से एक नंबर कम करेंगे तो आ जाएगा 4। अब देखो 3 का तो स्क्वायर कर दिया, बट जो एक नंबर आपने कम किया उसका क्यूब कर दिया, तो वैसे ही 5 का स्क्वायर किया, एक नंबर कम के 4 किया तो इसका भी क्यूब होगा, यानी यहाँ स्क्वायर क्यूब तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी कि 4 × 4 × 4 = 64। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 64। कैसे आया देखिए, 9 का 8 से क्या रिलेशन था, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो वैसे ही 5 का स्क्वायर 4 का क्यूब, यानी एक नंबर कम करके दूसरे का क्यूब। तो इन दोनों में जो रिलेशन है स्क्वायर क्यूब का, तो स्क्वायर क्यूब का यहाँ पर भी निकालेंगे। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, -1 का, 3 से 2, 5 से 4। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कुछ नहीं करना, आरेख देखिए बस, क्वेश्चन पढ़िए, हमसे पूछा क्या गया, हमसे बोल रहा है केवल धातु की गेंदों का प्लास्टिक की लाल गेंदों से अनुपात कितना है। धातु की गेंदों का, भाई धातु की गेंद किसमें, व्रत है, धातु की गेंदों का प्रतिनिधित्व करता है। भाई इसमें व्रत कहाँ है भाई, यही तो होता है व्रत, व्रत मतलब सर्किल, धातु की गेंदों का, इसमें बोला है केवल धातु की गेंदों का, तो भाई केवल धातु का मतलब केवल सर्किल के अंदर ही आनी चाहिए वो, बकाया इन दोनों में नहीं आनी चाहिए। तो केवल अकेला 9 एक ऐसा है जो केवल धातु में ही आ रहा है। एक तो हो गया 9, किसके साथ इसका रिलेशन बताना है भाई, केवल धातु की गेंदों का प्लास्टिक की लाल गेंदों से अनुपात। अब देखो प्लास्टिक किसको बता रहा है, आयत जो है ये बता रहा है प्लास्टिक को, है ना, ठीक है ना, ये हो गया प्लास्टिक, ये हो गया धातु, और ये त्रिभुज किसको बता रहा है भाई, त्रिभुज बता रहा है लाल गेंदों को, त्रिभुज बता रहा है लाल गेंदों को, ठीक है ना, लाल गेंद। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा गया है केवल धातु की गेंदों का, केवल धातु की गेंदों में तो केवल 9 आया, इसके बाद पूछ रहा है प्लास्टिक की लाल गेंदों से अनुपात क्या है। अब देखो ये रहा प्लास्टिक, ये रहा लाल गेंदें, तो ऐसा नंबर फाइंड करो जो दोनों में आता हो। तो आप यहाँ पर देखोगे दोनों में केवल यही 15 और 6 ऐसे नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही का तो पूछा गया है, लाल गेंदें हों और प्लास्टिक में हों, तो भाई यही दोनों तो नंबर हैं। अब आप बोलोगे सर 5 है, भाई ये 5 आपका धातु में आ रहा है, ना कि ये 5 आपका लाल गेंदों में, क्योंकि यहाँ तक ट्रायंगल खत्म हो जाता। तो 15 + 6 21, तो रेशियो क्या आया 9/21। भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, तो 3 से कट कर दो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3/7 ऑप्शन सी का आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना होता क्वेश्चन में, केवल फिगर दीजिए और जैसे जैसे बोला जा रहा है उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व। पूरी रामायण आपको नहीं पढ़नी है ना।
क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, भाई बहुत पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ये देखो कौन कह रहा है भाई, सुनीता ने कहा वह है। अब ये वह है किसके लिए यूज कर रही है, वो इस लड़की की ओर तो बोल रही है, क्योंकि उसने कहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, भाई लड़की की ओर इशारा कर रही है और सुनीता कह रही है वह है। अब ये वह कौन है, ये भाई लड़की ही तो है, वह है मेरे पिता, सुनीता के पिता, यानी ये हो गई सुनीता, ठीक है ना। अब वो कह रही है सुनीता क्या कह रही है, मेरे पिता, तो सुनीता के पिता, ठीक है ना। पिता है तो प्लस, क्योंकि मेल होता है तो प्लस से, फीमेल होता है तो माइनस में, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मेरे पिता की इकलौती बेटी, भाई सुनीता के पिता की इकलौती बेटी मतलब सुनीता खुद, यानी ये माइनस की बेटी, इसकी बेटी। अब ये भाई ये बेटी कौन है, भाई ये बेटी वही लेडीज तो है जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है, बेटी ये वही लड़की तो है। अब पूछा गया है सुनीता उस लड़की से कैसे संबंधित, भाई ये रही सुनीता, ये रही लड़की, तो लड़की कौन हुई सुनीता की, भाई बेटी, सीधा सा मतलब। सुनीता उस लड़की से, देखो बेटी सुनीता की लड़की हुई, बट अगर पूछा जाए कि सुनीता बेटी की कौन है, मतलब बेटी का सुनीता से क्या रिलेशन है, तो आपको पता होगा माँ का, क्योंकि क्लियर दिख रहा है ऑप्शन में, मदर इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि कहा गया था सुनीता की तरफ, देखो मान लीजिए सुनीता है, अब मैं कह दूं मैं मेरे पिता का इकलौते बेटे का बेटा है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, अपने बेटे की, क्वेश्चन में ही तो बोल गया, तो वैसे ही बोला गया था यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि एस डी का अंकल है। देखो इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना रहता है। अब एस डी का अंकल है ये हम कैसे पता करेंगे, ऑप्शन में जो ये साइन दिए गए हैं एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखो मल्टीप्लाई को यहाँ क्या रिलेशन के द्वारा बताया गया और डिवाइड को किस रिलेशन के द्वारा बताया गया, तो पहले हम इसमें ऑप्शन ही चेक करेंगे, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन चेक करके ही बताना पड़ेगा। तो पहले लिखा है एस मल्टीप्लाई बाई, तो एस मल्टीप्लाई बाई का मतलब हुआ एस बाई का भाई है, यानी भाई एस ब्रदर हो जाएगा बाई का। उसके बाद बोला गया है बाई डिवाइड बाई डी, तो बाई डिवाइड बाई डी का मतलब बाई डी का पिता है, तो बाई पिता है किसका, डी का। हमसे क्या पूछा गया था, एस डी का अंकल, भाई पहली रिलेशन में क्लियर दिख रहा है, क्योंकि बाई इसके पापा हैं और एस इनका भाई है, तो डी के ये कौन हो गए भाई, ये अंकल ही तो होंगे, क्या होंगे, अंकल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको ये जो साइन दिए गए हैं यहाँ पर, इन साइन का यहाँ से रिलेशन निकालना होता है, ये दिया गया होता है हमें क्वेश्चन। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन हमें बता रहा है कि वो एस का बाई से भाई का रिलेशन है, और डिवाइड दिया गया है तो डिवाइड का मतलब है ए बी का पिता है, मतलब बाई का डी से पिता का संबंध दिया गया है। बस ऑप्शन इज आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना। 9, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन भाई, इसमें करना ही क्या, हमसे पूछा गया यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया, इसको पूरा करना है। तो जैसे नीचे सिमिलरिटी वैसी ऊपर होगी, यानी एक बार बताओ, जैसे ये नीचे दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई ऐसे मिल रहा होगा, ऐसे तो मिल रहा होगा भाई, ऐसे कुछ, है ना, और इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे किसी ऑप्शन में है, देखो देखो इसमें है ही नहीं कुछ भी, इसमें भी कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन। तो देखो एक चीज़ देखो, यहाँ की लाइन छोटी है और यहाँ की लाइन बड़ी है, फिगर में हमें नीचे की लाइन छोटी दी गई, यानी इन्होंने इसको उल्टा करके लिख दिया वहाँ पर, इसलिए ये गलत है, ये वाला सही है। समझ गए कि नहीं आप, तो इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमें ये फिगर कंप्लीट करना होता है, 3 पार्ट दे दिए गए हैं, 1 पार्ट कंप्लीट करना है, तो इन दोनों में जैसी सिमिलरिटी वैसी नीचे सिमिलरिटी। समझ गए, चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आप कर ही लेंगे ना भाई, ये देखो ये पूरा कंप्लीट करना है, तो भाई ये ऐसा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि सारे पार्ट एक से हैं, तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है जो है बी, है कि नहीं। अब देखो एक ही ऑप्शन सी में बहुत सारे लोग बोलेंगे, देखो कॉर्नर से कॉर्नर थोड़ी टच कर रहा है, ये देखो बीच में यहाँ टच कर रहा है, ना कि यहाँ से यहाँ टच कर रहा है किसी ऑप्शन में, इसलिए ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर नहीं है, समझे, क्योंकि कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखो इस फिगर को कहाँ बनाइए, बीच में, ना कि इसकी लाइनें ऐसी थोड़ी है, ऐसी इसकी लाइनें यहाँ से हैं, तो यानी कि ये छोटा ही होगा, तो एक ही आंसर है जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, अब बताओ ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं ना, इससे पहले भी अभी समझाया है क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब भी हम आयत निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर को और आयतों को दोनों को काउंट करते हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऑप्शन भी चेक करने होते हैं। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैं आपको अभी यहाँ पर एक ये दे दूँ, मैंने कहा बताइए 1 मिनट, मैंने एक स्क्वायर सा बना दिया आपके लिए, ठीक है ना। अब मैं कहूँ इसमें स्क्वायर कितने, तो आप काउंट करोगे, कहोगे इसमें स्क्वायर है 5, ठीक है ना,
और अब मैं कहूँ इसमें कि बताओ रेक्टेंगल कितने हैं, तो रेक्टेंगल की जब भी बात आएगी तो स्क्वायर भी इसमें, तो अब आंसर आ जाएगा 9। बोलो कैसे, देखो 1 2 3 4 ये बड़ा वाला ये तो होगा हमारे स्क्वायर। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या, इसके बाद आप देखोगे कि ये वाला जो बना है यहाँ पर, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, 2 ये हो गए, एक ये हो गए 3 और एक ये वाला हो गया 4, तो इसलिए रेक्टेंगल हो गया 9। जब भी रेक्टेंगल के बारे में बोला जाए तो उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को काउंट करते हैं, बट अगर ऑप्शन में हमें जितने आंसर में आ रहे हैं उतने नहीं, तो याद रखना हमें केवल रेक्टेंगल ही काउंट करने। अब इस फिगर में देखिए कितने रेक्टेंगल होंगे भाई, देखो सीधी सी बात है, देखो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये वाला रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ये स्क्वायर है, तो भाई इसको आप रेक्टेंगल में काउंट नहीं करेंगे, सीधा सा मतलब। तो अब इसमें सबसे पहले जैसे ही आप देखेंगे तो देखो एक ये 2 है ना, 2 के बाद देखो एक ये पूरा वाला 3, एक ये पूरा वाला 4 ये हो गए। 4 के बाद देखो और कौन से हमने नहीं गिने अभी, 4 के बाद इन दोनों को मिला के 5, इन दोनों को मिला के 6, फिर इसके बाद ये वाला एक 7 और ये पूरा वाला 8 काउंट हो गए हमारे। अब 8 के बाद बचते कौन से भाई, 8 के बाद है आपका नंबर इस वाले का, ये 9, फिर ये बड़ा वाला 10 और फिर एक ये 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने रेक्टेंगल है, 11। तो आप समझ गए कैसे काउंट करना होता है। जब हमें केवल बोला जाए तो केवल रेक्टेंगल ही काउंट किए जाए, लेकिन जब हमसे बोला जाए कि आयतों की संख्या कितनी, तब हम उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों काउंट करते हैं। बट क्वेश्चन में जब हमें ऑप्शन ही छोटे दिए गए तो इसका मतलब केवल रेक्टेंगल ही है, इसमें अगर उन्होंने बोला नहीं है तो इसका मतलब केवल आयतों की ही संख्या ज्ञात करनी है। श्री ठाकरे पूर्व की ओर 12 किलोमीटर, भाई इसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको पता होगा हम डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और एक ये हो गया वेस्ट। हमसे बोला गया है कि श्री ठाकरे पूर्व की ओर 12 किलोमीटर, भाई पूर्व इसी दिशा में तो है, तो पूर्व की ओर भाई 12 किलोमीटर, ठीक है ना। इसके बाद बोला गया फिर उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, ये उत्तर चले जाएंगे क्योंकि ये उत्तर दिशा, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर। अंत में पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, भाई अंत में पश्चिम की ओर, तो देखो पश्चिम ये बेस्ट, यानी कि इधर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या बोला गया है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, भाई इनका आरंभिक बिंदु यहीं था, यहीं से तो इन्होंने स्टार्ट किया था 12 किलोमीटर पर 8 किलोमीटर पर 6, तो यहाँ से ये कितनी दूर है, तो कैसे पता करेंगे भाई, यहाँ पर हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार बताइए, ये पूरी ड्यूरेशन है 12 किलोमीटर, यहाँ तक 6 है, तो ये बची वाली भी 6 होगी, क्यों, क्योंकि ये पूरी है 12, पूरी 12 है, इतनी 6 तो ये भी 6 होगी, क्लियर है। इसके बाद ये 8 हो जाएगी, तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से कि इसका स्क्वायर, यानी कि इसको मान लो अगर मैं x मान लूँ तो इस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अभी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 का अंडर रूट, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। ये आपको वैसे ही ट्रिपलेट याद होगा 6 8 10 का, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बस देखो अब इसमें आपको केवल डायरेक्शन पता होनी चाहिए, अब वही पता नहीं कि डायरेक्शन कैसे होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, तो डायरेक्शन को बस थोड़ा सा पढ़ लो, फिर ये बेसिक क्वेश्चन है आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो ऑड वन आउट, 3 सेम है एक अलग है। अब देखो 3 सेम कैसे होंगे, देखो फर्स्ट नंबर देखो ये 9 लिखा है यानी कि 3 का स्क्वायर, ये लिखा है 7 का स्क्वायर, फर्स्ट ये लिखा है 6 का स्क्वायर और ये लिखा है 5 का स्क्वायर, तो आप कैसे बताएंगे बताओ। तो आप देख रहे होंगे कि 3 7 और 5 ये तीनों ऑड नंबर है, समझ रहे हो कि नहीं, 3 7 5, या ये कह सकते हो कि ये तीनों प्राइम नंबर है, इनका स्क्वायर है, जबकि यहाँ ये 6 दिया गया है, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि बकाया के जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए सी और ए बी और डी में, ये तीनों के तीनों ऑप्शन प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर दिए गए हैं। ये देखो 25 49 और 9, जबकि इसमें हमें एक कैसा इवन नंबर दिया गया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें 36 को पलट करके ही लिख दिया गया, इसलिए बकाया के तीनों ऑप्शनों में ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। ऑड वन आउट का जब भी क्वेश्चन आए, नंबर में आए, लेटर में आए या फिर वर्ड में आए, याद रखना 3 में कुछ ना कुछ सेम लॉजिक चल रहा होगा, एक में अलग होगा, तो हमें फाइंड करना है, पता लगाना है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो इंग्लिश में, इसके बाद हिंदी में।
क्वेश्चन को पढ़ो। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो हम आपको लोगों को पहले बता चुके कि हमको पॉजिटिव स्टेटमेंट लेने होते हैं। इसमें बोला गया है जब हम अस्वस्थ महसूस करते हैं तो हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट लीजिए कि हम अस्वस्थ महसूस करते हैं, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो दोनों पॉजिटिव ले लो। तो दोनों पॉजिटिव किसमें, देखो इसमें दिया गया है हम अस्वस्थ महसूस किए, पॉजिटिव ही तो हुआ है, और इसके बाद हमने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी ए के साथ सी का पेयर, तो ए के साथ सी का पेयर हो जाएगा। जब हमें पॉजिटिव नहीं मिलता है तो हम दोनों का नेगेटिव ले लेते हैं, बट वो रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। अगर हमें ए और सी नहीं मिला होता तो फिर हम क्या फाइंड करते, हम फाइंड करते हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम अस्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि फिर हम दोनों को नेगेटिव लेके और इसको रिवर्स करके लिख देते। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो जब यातों का क्वेश्चन आए तो याद रखना इसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर आगे का पॉजिटिव ले लिया तो पीछे का नेगेटिव, और पीछे का पॉजिटिव ले लिया तो आगे का नेगेटिव, बस। अब देखो इसमें बोला गया है कलम या तो आपकी है मेरी है, भाई या तो आपकी होगी या मेरी होगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे सॉल्व करना होता है कि कलम मेरी नहीं है, कलम आपकी नहीं है, कलम मेरी है। मतलब कलम आपकी नहीं है, इसके साथ एक बार नेगेटिव बना लो, फिर इसके बाद बना लो कलम मेरी है। यानी कि मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि सबसे पहले कलम का आपके साथ नेगेटिव बना लो, यानी कि कलम आपकी नहीं है। क्या है, कलम आपकी नहीं थी, है ना, और कलम मेरी थी। समझ गए। या तो वाले क्वेश्चन में हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखना है, यानी पहले वाला हमने नेगेटिव लिया है तो दूसरा वाला हम पॉजिटिव लेंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो हम इसका अपोजिट लेंगे, यानी पहला वाला पॉजिटिव लेंगे। कैसे, पहला वाला लेंगे कलम आपकी थी, कलम आपकी थी, और कलम मेरी नहीं थी। जिसको समझ में आए देखो एक बार फिर से देख लो, मैं समझाता हूँ। हमेशा जब भी या तो लग के आए कलम या तो आपकी थी या मेरी थी, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दो टाइप के बनेंगे, या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में। यानी कि इसमें आपके दो ऑप्शन आ सकते हैं। दो ऑप्शन का मतलब पहले कलम आपकी नहीं थी, यानी कलम का आपके साथ नेगेटिव का संबंध बना दिया, फिर कलम का मेरी के साथ पॉजिटिव का संबंध बना दिया, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पहले यही ऑप्शन में चेक करो, कलम आपकी नहीं थी किसमें दिया गया है, भाई कलम आपकी नहीं थी, उसके बाद कलम मेरी थी, कलम मेरी थी, यानी कि बी और सी हमारे यहाँ पर मिल गया, इसलिए ऑप्शन डी हमने टिक कर दिया। अब ये ऑप्शन में नहीं हूं तो इसके बाद हम लेते हैं दूसरे टाइप से, यानी पहले हमने पहला वाला नेगेटिव लिया था, दूसरा वाला पॉजिटिव, लेकिन अब हम पहला वाला पॉजिटिव लेंगे, दूसरा वाला नेगेटिव। यानी यहाँ पर बोल सकते थे कलम आपकी थी, यानी कलम आपकी थी, और कलम मेरी नहीं थी, यानी कलम मेरी नहीं थी। तो ऑप्शन में हमें दे दिया जा सकता था ए और डी। एक तो दिया गया है बी और सी का, और ये दिया जा सकता था ए और डी का। तो जो हमें दिया नहीं गया तो एक ही दिया जाएगा, क्योंकि हमें चारों में से एक ही फाइंड करेंगे हम ऑप्शन में। तो बी और सी अगर ये नहीं होते ऑप्शन में तो हम ए और डी को टिक करते। क्लियर है, तो समझ गए कलम या तो आपकी थी या कलम मेरी थी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो वैसा ही रिलेशन हमें फाइंड करना है इसका दोनों का। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई ए सी ई का रिलेशन देखेंगे बाई ए सी के साथ। देखो ए से बाई पर -2 कर दो, सी से ए पर -2 कर दो, ई से सी पर -2 -2 तो वैसे ही बी में -2 करेंगे तो क्या आएगा, जेड। एक ही ऑप्शन में टिक कर दिया, आगे सॉल्व भी नहीं करना है। और डी में -2 करेंगे तो आ जाएगा आपका बी, और एफ में -2 करेंगे तो आ जाएगा डी। तो जेड बी डी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गया क्या लॉजिक था। इन दोनों में लॉजिक पता कीजिए, वही लॉजिक हमें यहाँ भी करना होता है, तभी तो इसका मतलब हो गया सिमिलरिटी, एनालॉगी। समझ में आया कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 17। ये तो इजी क्वेश्चन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन देख लो, वैसे ही रिलेशन यहाँ पर भी फाइंड करना है हमें। चतुर मूर्ख भाई विपरीत है कि नहीं, क्योंकि चतुर है तो मूर्ख है दूसरा, यानी कि चतुर का मूर्ख के साथ किसका रिलेशन है, विपरीत का। तो वैसे ही स्थिर का मतलब क्या है, स्थिर, उसका मतलब क्या है, परिवर्तनशील। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले दोनों में रिलेशन है अपोजिट का, यानी कि विपरीत शब्द का। ऐसे ही रिलेशन हम यहाँ फाइंड करेंगे तो स्थिर का मतलब स्थिर है और परिवर्तनशील मतलब बदल रही है। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो रेयर को, देखो आर को एस कोड किया गया है, ए को बी, आर को एस, ई को एफ। तो कैसे किया गया है चेक करो। देखो
आर को एस कोड कैसे किया जा सकता है, अगर हम आर में +1 कर दें, ए को कोड बी कैसे किया जा सकता है, ए में +1 कर दें, आर में +1 कर दें एस, और ई में +1 कर दें तो एफ, यानी कि कोड किया गया है +1 +1 +1 +1। तो एरिया का कोड क्या होगा भाई, ए में +1 करेंगे तो बी, किस ऑप्शन में, पहले बी है, 2 ऑप्शन में मिल रहा है। इसके बाद आर में +1 करेंगे तो एस, ई में +1 करेंगे तो एफ, और ए में +1 करेंगे तो बी। तो बी एस एफ बी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, हमारी रीजनिंग का है ना। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो ये कोड वैसे ही जो क्वेश्चन कोड का था वैसे ही यहाँ पर देखो, अब हमें बोला गया है सबसे पहले देखना स्टैग, STAG, इसको कोड किया गया है HGZT। कैसे किया गया जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। हॉर्न को कोड किया गया है SLIM, ये देखो किया गया है, वैसे यहाँ पर भी कोड किया गया है। हमसे पूछा गया है नॉर्थ को, तो देखो नॉर्थ का कोड क्या होगा, तो पहले इन दोनों में वो कोड फाइंड कीजिए आप। तो आपको सीधा सा और सिंपल सा दिख रहा होगा कि जी का अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट। ए का अपोजिट होता है जेड, टी का अपोजिट एस का अपोजिट, यानी अपोजिट लेटर की कोडिंग है। तो वैसे ही एच का अपोजिट एस है, ओ का अपोजिट एल है, आई का अपोजिट आर है, या आर का अपोजिट आई है, एन का अपोजिट एम है। तो वैसे ही अपोजिट एन का अपोजिट क्या होगा, एम। किस ऑप्शन में, पहले एम, तो 2 ऑप्शन हमें सेम मिल रहे हैं। ओ का अपोजिट होता है एल, तो एम के बाद एल आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में कोडिंग अपोजिट लेटर की गई थी। आपको पता होगा ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, इस तरीके की कोडिंग आपको पता होगी, यानी अपोजिट लेटर पता होंगे। और अपोजिट कैसे होते हैं नहीं हो पता तो पहले ए से लेकर एम तक लिख देना, फिर एम के बगल से एन से लेकर जेड तक लिख देना, तो आपको अपोजिट लेटर पता चल जाएंगे। बताओगे, चलो देख लो। ऐसे अपोजिट, एम तक लिख लिया हमने, एम के बाद इसी के बगल में लिख दो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अपोजिट लेटर है जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन बोल रहा था। अब देखो यहाँ लिखा था एस, एस को कोड किया गया है एच, तो एस कहाँ रहा भाई, ये रहा एस, एस का अपोजिट लेटर क्या होता है एच, वही कोड किया गया। टी का अपोजिट लेटर होता है जी, ये रहा टी, टी का अपोजिट लेटर हो गया जी। ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, तो देखो ए का अपोजिट लेटर हो गया जेड। जी का अपोजिट लेटर होता है टी, जो तो आपको पता है, तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलो बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। 45 लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, बी दाएं छोर से 23वें स्थान पर है, तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी के मध्य कितने लड़के। देखो जब भी एक चीज़ याद रखो, जब भी हमें 2 अलग अलग पोजीशन दी जाए और टोटल स्टूडेंट दिए जाए, एक बात बताओ, यहाँ 19 है यहाँ 23, दोनों का सम कितना हो रहा है 42, टोटल स्टूडेंट हैं 45, तो इसमें से माइनस करेंगे 19 + 23, तो 45 - 42, तो ऑप्शन में क्या आएगा 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन सी। क्यों हो जाएगा भाई, देखो जब आपको एक टोटल स्टूडेंट दिए गए हों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है भैया, है कि नहीं, तो मज़ा आ रहा होगा आप सभी लोगों को। एक निश्चित कोड में कोड रहा ये, कोड कर दिया गया है ये, ऐसे ही कोड रहा ये, इसको कोड कर दिया है ये। हमसे पूछा गया इस नंबरों की कोडिंग क्या होगी। भाई जब भी ऐसी कोडिंग है और आपको समझ में ना आए, सबसे पहले देखो इनमें कोई लेटर सेम दिख रहे हैं आपको, तो आप देखोगे यहाँ पर है देखो x, आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, इसके बाद t यहाँ पर भी नहीं है, z यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, a भी नहीं मिल रहा है, फिर l भी नहीं मिल रहा है। बोले सर अब क्या करें, तो याद रखना कि ये हमारी एक इस तरीके की कोडिंग है कि जिसमें एक लेटर को ये कोड कर दिया गया है, यानी x को कोड दे दिया गया है 1, वैसे ही t को कोड दे दिया गया है 5, z को कोड 7, a को कोड 8, l को कोड n। समझ में आया कि नहीं। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए 2 पर, तो देखो 2 कोड किसको किया गया है n को, किस ऑप्शन में, देखो 2 को कोड क्या किया गया है n, ये रहा, इसका कोड ये रहा, तो 2 को हो गया n, 2 का कोड n है। इसके बाद 3 का हो जाएगा p, क्योंकि ये देखो ये रहा सेकंड पे p और इसका कोड रहा ये 3। उसके बाद दिया गया है 5, अब देखो 5 दिया गया है हमें यहाँ पे 1, उसके बाद 5, तो ऐसे ही x, इसके बाद t, तो यानी कि 5 को कोड किया गया है t, तो npt किस ऑप्शन में भाई, npt। देखो 2 ऑप्शन सेम है हमारे, है कि नहीं। इसके बाद फिर अब हमें दिया गया है 4 किसको कोड किया गया है, देखो 1 2 3, 4 ये रहा 1 2 3 पे ये रहा 4,
और 1 2 3 पर ये S, यानी कि 4 को कोड किया गया है S, तो S ये रहा, तो NPTS, NPTU, NPTS, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो याद रखना एक नंबर को उसने एक स्पेसिफिक कोड दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी एक नंबर को एक कोड। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो इस तरीके से कोड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अब हमें यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे कि नहीं, क्योंकि ये भी अपोजिट लेटर की कोडिंग है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो ओ का अपोजिट लेटर L, V का E का V, R का I, L का O, A का Z, Y का B, तो अपोजिट लेटर की कोडिंग है भाई। तो वैसे ही M का अपोजिट लेटर क्या होता है N, O का अपोजिट लेटर क्या होता है L, B का अपोजिट लेटर क्या होता है A, तो NL किस में दिया गया भाई, अरे B का बाई होता है भैया, अपोजिट A नहीं होता है, NL बाई, तो NL बाई, दो ऑप्शन सेम है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो NL बाई। इसके बाद थर्ड फोर्थ दिया गया है I का अपोजिट होता है R, तो R कहाँ पर दिया गया हमें, ऑप्शन बी। तो ये भी क्वेश्चन कैसा था, अपोजिट कोडिंग की गई थी इस क्वेश्चन में, समझ में आया कि नहीं। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही इसमें भी कोडिंग की गई, बस वो आप अपोजिट लेटर याद कर लीजिए, सीधा सा बस। अब देखो ये क्वेश्चन को हमें लगाना है किसमें, मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये तो आप लगा सकते हो भाई, ये तो क्वेश्चन कर ही लोगे, जिसने भी नहीं पढ़ा होगा वो भी कर सकता है इस क्वेश्चन। भाई एक बार बताओ, सप्ताह, महीना, दिन, मिनट, वर्ष, सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले एक ही चीज़ तो आएगी, वो क्या आएगी भाई, सबसे पहले आएगा मिनट। बहुत सारे मिनट मिलके एक दिन बना देते हैं भाई, उसके बाद आएगा दिन, यानी 4 के बाद आएगा 3, तो 4 के बाद 3 किसमें, इसमें 3 पहले, यानी ये गलत, 3 पहले यानी गलत, यानी सबसे पहले नंबर पे तो 4 ही आएगा, क्योंकि भाई मिनट सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा दिन, तो यानी कि 4 के बाद 3, अब 4 के बाद 3 दोनों ऑप्शनों में है। अब इसके बाद आएगा मिनट के बाद दिन बन गया भाई, दिन के बाद अब क्या बनेगा भाई, आपका सप्ताह ही तो बनेगा, यानी इसके बाद आएगा वन, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। आगे सॉल्व भी नहीं करना है, मतलब सबसे पहले मिनट, फिर दिन, फिर सप्ताह, उसके बाद महीना, फिर वर्ष, यानी कि साल। ऐसे ही तो बनता है कि मिनट है, मिनट जब पूरे घंटे बना देते हैं 24 तो वो दिन बन जाता है, और 7 दिन मिलके एक सप्ताह बना देते हैं, और फिर सप्ताह मिलके एक महीना बना देते हैं, और फिर महीना मिलके पूरा वर्ष बना देते हैं। तो वैसे ही हमें अरेंज करना था, बस छोटे से बड़े की तरफ एक तरीके से एक सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 24, डिक्शनरी के फॉर्म में लगाना भैया, तो डिक्शनरी के फॉर्म में आप कैसे लगाते हैं किसी भी लेटर्स को भाई, सबसे पहले उसका फर्स्ट लेटर चेक करो। आप इससे तो पता नहीं कर सकते कौन सा, देखो लेटर चेक करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। अब इन सब में पहले एफ 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 एफ, क्या पता कर सकते हो आपको कौन सा फर्स्ट पे आएगा, नहीं। इसके बाद यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, नहीं पता कर सकते कौन पहले पे आएगा। इसके बाद यहाँ भी एल, आई है ना, आई है, एल है, सॉरी एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, इससे भी पता नहीं कर सकते। अब आ जाओ फोर्थ पे, यहाँ पे है एल, यहाँ पे है के, यहाँ पे है एल, यहाँ पे है आई। अब एक बार बताओ, एल पहले आएगी, के पहले आएगा, या एल पहले आएगी, या आई पहले आएगी। भाई सीधा सा मतलब है आई पहले आएगी, यानी ये वर्ड पहले आएगा, तो फोर्थ जिसमें है वही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। तो पहले फोर्थ इसमें भी है, पहले फोर्थ इसमें भी है, ये तो चलो हट गया क्योंकि फोर्थ आ चुका है फर्स्ट पे। अब इसके बाद बचे हैं 3, अब इन 3 में से अब कौन आएगा सेकंड पे। देखो यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है 3। अब देखो 2 में क्या दिया गया हमें, 2 में दिया गया है ओ एल, और यहाँ पर दिया गया है डबल एल। देखो यहाँ दिया गया है के, तो के पहले आएगा एल बाद में, क्योंकि देखो एफ ओ एल इसमें भी है, एफ ओ एल इसमें भी है। एल के बाद यहाँ आ रहा है के और यहाँ आ रहा है फिर से एल, तो पहले के आता है या एल, भाई के पहले आएगा, यानी कि 2 पहले आएगा, तो 2 पहले आ जाएगा। कहाँ दिया गया हमें, ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। 2 पहले आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 3, बस। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ना है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन देना। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। इसमें बोला गया है जो लोग दहेज प्रथा के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं वे वही हैं जिन्होंने इसे खुद लिया था। भाई स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो लोग बोलते हैं दहेज प्रथा ऐसा है वैसा है, वो खुद ही दहेज प्रथा की क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अब निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है इससे, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा किया जाता है। बिल्कुल सही बात भाई, ऐसा कहा जाता है तभी तो ऐसा किया जाता है ना, तो पहला तो सही बोल रहा है। दूसरा बोला है लोगों के दोहरे मापदंड है, बिल्कुल सही बात है कि भाई लोगों के दोहरे मापदंड तो हैं तभी तो बोला गया है ना ऐसे, तो दोनों के दोनों सही है, लोगों के दोहरे मापदंड, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, एक बोल रहे हैं कि दहेज प्रथा लेना गलत है, दूसरी तरफ वही से ले रहे हैं, तो भाई लोगों के दोहरे मापदंड है भाई, सीधा सा मतलब तो यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये इंग्लिश में है ना, देख लीजिए आप लोग, ये रहा हिंदी।
कोई भी राज्य, कथन पढ़िए निष्कर्ष पे आइए सीधा, कोई भी राज्य इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। उसने कथन में बोला कि कोई भी राज्य इन दिनों पूरे तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष पे आइए, निष्कर्ष का मतलब होता है कि आपने उस कथन को पढ़ के आप कहां पर पहुंचे, उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक राज्य की जरूरत की हर चीज का विकास और उत्पादन करना असंभव है। बोला गया है कि कोई भी राज्य पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, यानी सेल्फ, खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है पूरा राज्य। अब बोला गया है एक राज्य की जरूरत की हर चीज का विकास और उत्पादन करना असंभव। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर कोई राज्य अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है तो इसका मतलब यही तो है कि वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद नहीं बना सकता। मेरी बात समझ रहे हैं। अब जैसे बोल दिया है कि भाई यूपी में बहुत ज़्यादा गेहूं होता है और स्टेटों में कम होता है, तो भाई और स्टेट यूपी पे डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि उनके पास उस तरीके की चीज़ें नहीं, ना वो इतना क्या गेहूं उत्पादन कर पा रहे हैं। तो ये बात सही बोली गई कि भाई विकास एवं उत्पादन करना असंभव है। अब बोला गया सामान्य तौर पर हर राज्य पुराना हो गया। भाई ये क्या मतलब हुआ? इससे क्या मतलब राज्य पुराना हो गया कि भाई अगर वो आत्मनिर्भर नहीं है तो राज्य पुराना होगा? ये तो कोई बात नहीं है ना। हो सकता है वहाँ किसी चीज़ का अभाव हो, तभी तो वो आत्मनिर्भर नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि वो पुराना हो गया, तो गलत है। पहला निष्कर्ष है अनुसरण करेगा, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा, यानी आपने इस कथन को पूरा पढ़ा और इससे क्या आंसर निकाला उसे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 27, ये लो भाई, तो 27 हिंदी में आ गया। कथन का डायरेक्ट, कुछ पेपर फाइल है। भाई ये रहा हमारा पेपर और ये रहा कुछ पेपर फाइल है, कुछ पेपर फाइल, क्लियर। उसके बाद बोला गया कुछ फाइल डाटा है, कुछ फाइल डाटा है। हमें पहले वेन डायग्राम ही बनाना होता है इस क्वेश्चन में, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ डाटा रिकॉर्ड है, कुछ डाटा भैया रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। लो भाई रिकॉर्ड, तो हमारा रिकॉर्ड है ना। पेपर, कुछ पेपर फाइल है, कुछ फाइल डाटा है, कुछ डाटा रिकॉर्ड है। अब निष्कर्ष देखिए, ये आपने क्वेश्चन से निकाल ली इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन में देखना है क्या हमें निष्कर्ष में जो बोला गया है वो सही है। पहला निष्कर्ष बोलता है कुछ पेपर रिकॉर्ड है, कुछ पेपर रिकॉर्ड है। भाई ये रहा पेपर, ये रहा रिकॉर्ड। ये कह रहा है कि कुछ पेपर ऐसे हैं जो रिकॉर्ड है। क्या पेपर और रिकॉर्ड के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है, ऑप्शन पहला गलत। दूसरा बोला गया कोई पेपर रिकॉर्ड नहीं है, इसमें बोल रहा है कोई पेपर रिकॉर्ड नहीं है। अब आप यहाँ पे बोलोगे सही तो बोल रहा है भाई, कोई भी पेपर रिकॉर्ड नहीं है। भाई ये भी गलत है, क्योंकि आपको रिकॉर्ड और पेपर के बीच की कोई भी इंफॉर्मेशन पता ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह दोगे? ये मत कभी करना कि इसको देख के बोलो अरे कुछ पेपर रिकॉर्ड नहीं, सही तो बोल रहा है। नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसका और इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत। अब दोनों गलत भाई। अब ऑप्शन में हम देखें कहाँ पर दिए गए। अब आप ऑप्शन देखोगे बहुत अच्छे से, उसमें दिया गया है ना तो 1 ना तो सेकंड अनुसरण करता ही नहीं, यानी दोनों गलत। ऑप्शन में हमें दिया नहीं गया। तो जब भी ऐसा हो और एक ऑप्शन उसमें आए या तो निष्कर्ष 1 या तो अनुसरण सेकंड अनुसरण करता है, तो ये जब आता है ऑप्शन में, जब याद रखना कि दोनों में जो एलिमेंट दिए गए यानी पेपर रिकॉर्ड और पेपर रिकॉर्ड, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि इसमें है कुछ पेपर रिकॉर्ड है कोई पेपर रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि दोनों में एलिमेंट सेम है। दोनों में एलिमेंट सेम होने के साथ साथ एक सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तब उसमें हमारा ऑप्शन जाता है डी, या तो निष्कर्ष 1 या सेकंड अनुसरण करता है। जब हमें ऑप्शन में नहीं दिया जाता है क्या, ना तो 1 ना तो सेकंड अनुसरण करता है, तब हमें इस तरीके का ऑप्शन लगाना होता है, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है ना, समझे। या तो का निष्कर्ष कब चलता है, समझ में आया कि नहीं? या तो का निष्कर्ष जब चलता है जब दोनों एलिमेंट सेम हो और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। इसमें बोला गया कुछ पेपर रिकॉर्ड और यहाँ बोला कोई पेपर रिकॉर्ड नहीं। यहाँ पेपर रिकॉर्ड और इसको नेगेटिव बना दिया, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कथन पढ़िए। कुछ लड़के लड़कियां, भाई कुछ लड़के क्या है भाई, लड़कियां हैं भाई। लो भाई लड़कियां लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बोला गया है, कुछ ही लड़कियां छात्राएं हैं। भाई कुछ ही लड़कियां क्या है, छात्राएं हैं। वेन डायग्राम कंप्लीट। कुछ लड़के छात्र, भाई लड़के और छात्र के बीच का कोई रिलेशन है ही नहीं, ऑप्शन पहला गलत। सभी लड़कियां लड़के हैं, ये रही लड़कियां ये लड़के, बोल रहा है सभी लड़कियां लड़के हैं। भाई कुछ का रिलेशन तो ये दिया गया है, सभी का दिया नहीं गया, ये भी गलत। बोले सर सेकंड क्यों छोड़ दिया? सेकंड बोला गया सभी लड़के छात्र हैं, यही एक संभावना है। देखो संभावना का मतलब ये होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऐसा हो सकता है। मतलब कुछ लड़के मतलब सभी छात्र हैं, यह एक संभावना है। सभी लड़के छात्र हैं, यह एक संभावना। ये सही क्यों होगी? क्योंकि एक बात बताइए, जब हमें यहाँ पर रिलेशन नहीं है तो संभावना तो कन्फर्म है। समझ रहे हो? संभावना का मतलब क्या होता है, हो सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन संभावना को हम सही मानते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन ऐसा नहीं है। सभी लड़के छात्र हैं या एक संभावना, बिल्कुल सही बात है भाई, हो सकती है, संभावना तो हो सकती है ना।
इसलिए संभावना वाला सेकंड सही है। तो किस में दिया गया सेकंड, ऑप्शन डी, केवल सेकंड अनुसरण करता है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे। आप तसल्ली से सबसे पहले वेन डायग्राम के बीच का रिलेशन फाइंड करें, सम का, ऑल का, नो वन का, इन सब का। फिर उनमें देखें या तो वन या तो सेकंड फॉलो करता है या फिर कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा। जब पढ़ा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट ये दिया गया, कंक्लूजन। इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखो इसमें बोल रहा है कि ई से हमें जी पर जाना है, यानी ई बड़ा है जी से। ई कहाँ दिया गया भाई, हमें ई ये दिया गया है और जी ये दिया गया है। एक बार बताओ, यहाँ हमें बता रहा है ई बड़ा है जी से, या एक तरीके से मान लो कि ई से हमें जी तक जाना है। एक बात बताओ, यहाँ लिखा है जी, फिर ऐसे साइन है आर, क्या हम इधर ई से जी तक आ सकते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया है कि इस साइन के द्वारा जाया तो जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये वाला साइन आ जाएगा, कौन सा, ये वाला, यानी कि रास्ता बंद हो गया। अब हम ई से वापस चल सकते नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये वाला साइन ने रास्ता बंद कर दिया। और यही अगर ऐसा होता मतलब खुला था, यानी ई से हम जा सकते थे, तो पहला गलत हो गया। तो इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा बोला गया ए एस। अब देखो इसमें बोल रहा है सेकंड में कि हमें एस से चलकर ए पर जाना। भाई ये रही एस, ये रहा ए, चल के जा सकते हैं क्योंकि मुंह इधर से खुला है, ये भी खुला है, और इसमें नीचे ये भी लगा है स्मॉलर इक्वल टू, तो इसमें स्मॉलर देन इक्वल टू इसमें भी लगा है दोनों में, यानी कि सही, यानी सेकंड वाला फॉलो करेगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। जब भी इस तरीके का साइन एक साइड से होगा मतलब आप गेट खुले हैं, आप जा सकते हैं, और जैसे ही ऐसा साइन लग गया मतलब गेट बंद हो गया, अब आप नहीं जा सकते। समझ में आया कि नहीं? 29 हिंदी में है, ये इंग्लिश में रहा, देखो 30, ये 30 हिंदी में। हमसे बोला गया है अब कि ई से बी पर जाना है, ये रही ई। एक बार बताओ, डी इक्वल ई है, मतलब डी की जगह हम ई लिख सकते हैं। डी इक्वल ई का मतलब डी की जगह ई, तो यानी कि हमें बोला गया है कि ई से हमें बी तक जाना है। इधर से गेट खुला है, इधर से गेट खुला है, यानी डी से हम ई से बी पर जा सकते हैं, यानी पहला सही है। दूसरा बोला गया है ई से सी पर, ये रही ई। अब देखो ई यहाँ भी आ सकती है क्योंकि डी और ई आपस में सेम, तो हमें ई से सी पर जाना है, ये भी सही है भाई, दोनों सही हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं क्योंकि गेट खुल रखे हैं, और जब भी गेट एक साइड से खुले आप जा सकते हैं, यानी इधर से इधर से इधर से। और जैसे ही कहीं यहाँ पर अब आप ऐसे जा रहे हो, कहीं भी यहाँ पर ऐसे साइन आ गया मतलब अब गेट बंद है, अब आप यहीं तक पहुँच पाए, अब आप आगे नहीं जा सकते, यानी बंद हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अब इसमें बोला गया है कि हमें बी से ई पर जाना है और ए सी से ए पर जाना है। ये क्वेश्चन आप करना है, 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 32 वैसे ही क्वेश्चन नंबर 32 का ये रहा, कुछ दिन कार्य दिवस है। कुछ दिन क्या है भाई, दिन बनाओ पहले पूरे। अब दिन में बोला गया कि कुछ दिन कार्य दिवस है, क्या है, कार्य दिवस, यही बोला गया है। कुछ दिन कार्य दिवस है, कुछ छुट्टियां कार्य दिवस है। अब एक बार बताओ, कुछ छुट्टियां कार्य दिवस हैं, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि कुछ छुट्टियां ऐसी होंगी जो कार्य दिवस में आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ छुट्टियां कार्य दिवस है, कुछ छुट्टियां दिन नहीं है। इसमें बोला गया कुछ छुट्टियां दिन नहीं है। क्या आपको रिलेशन ऐसा दिख रहा है कि कुछ छुट्टियां दिन नहीं है? पहला गलत। दूसरे में बोला गया कोई दिन छुट्टी नहीं है, कोई भी दिन छुट्टी नहीं है, यानी कि ये वाला भी गलत। अब देखो इसमें बोला गया है कुछ छुट्टियां दिन नहीं है, इसमें बोला गया है कुछ छुट्टियां दिन नहीं है, फिर बोला गया है कोई भी दिन छुट्टी नहीं है। दोनों के दोनों गलत। तो किसमें दिया गया है, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष सेकंड, दोनों के दोनों गलत भाई। इसमें कह रहा है कुछ छुट्टियां दिन नहीं है, ये रही छुट्टियां, कुछ छुट्टियां ऐसी हैं जो दिन नहीं है, रिलेशन ही नहीं है दोनों का आपस में। फिर बोल रहा है कोई भी दिन छुट्टी नहीं है। अब कोई भी दिन छुट्टी नहीं फिर भी रिलेशन नहीं है, तो नहीं, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे भाई हमारे। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा इंग्लिश में है। द बुक इज बेस्ड आइदर ऑन एनवायरनमेंट और ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये रहा हमारा हिंदी। पुस्तक या तो पर्यावरण पर या जैव विविधता पर आधारित है। अब देखो जब भी या तो वाला आए, सबसे पहले कुछ नहीं करो, 2 चीजें याद रखो। सबसे पहले देखो इसको क्या क्या बन सकता है, तो सबसे पहला बनेगा पुस्तक पर्यावरण पर आधारित नहीं है। दूसरा क्या बन सकता है, पुस्तक जैव विविधता पर आधारित है। क्या बनेगा, पुस्तक जैव विविधता पर आधारित है। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनिए आप लोग,
मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब भी यातों का रिलेशन आए, ठीक है ना, तो पुस्तक का एक तो पर्यावरण के साथ बनेगा और एक पुस्तक का जैव विविधता के साथ बनेगा। तो पुस्तक का पर्यावरण के साथ एक नेगेटिव बना दो आप, दूसरे वाले को पुस्तक के साथ पॉजिटिव बना दो, या तो ये दोनों आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो ये जिस ऑप्शन में वो आंसर है, तो ये किस ऑप्शन में भाई, पुस्तक कहाँ पर दिया गया भाई, पुस्तक पर्यावरण पर आधारित है, पुस्तक पर्यावरण पर आधारित नहीं है। और फिर उसके बाद बोला गया पुस्तक जैव विविधता पर आधारित है, तो पुस्तक पर्यावरण पर आधारित नहीं है, पुस्तक जैव विविधता पर आधारित, यानी बी और सी एक ऑप्शन में दिए गए होंगे, नहीं दिए गए हमें। अब बोलो सर अब क्या करना है, तो दूसरा देखिए, अब इन दोनों को अब क्या कर सकते हैं, अब दूसरा अब हो सकता है क्या, तो अब एक बन सकता है कि पुस्तक पर्यावरण पर आधारित है, मतलब आप इन दोनों को रिवर्स कर दो, जिसको पॉजिटिव बनाया उसको नेगेटिव कर दो और जिसको नेगेटिव बनाया उसको पॉजिटिव कर दो। तो अब दूसरा बनेगा पुस्तक जैव विविधता, है ना, जैव विविधता पर आधारित नहीं है। बोलो सर अब ये दूसरे बन गए, तो याद रखना यही 4 के 4 हमारे बनेंगे, या तो 2 इस टाइप के होंगे या 2 इस टाइप के। बस इसमें इतना याद रखना कि नेगेटिव वाले को हम पहले रखते हैं, जैसे कि इसमें हमने पुस्तक पर्यावरण पर आधारित नहीं है, पुस्तक जैव विविधता पर आधारित, यानी पहले से रखा, तो वैसे ही इसमें पहले रखेंगे कि पुस्तक जैव विविधता पर आधारित नहीं है, उसके बाद रखेंगे पुस्तक पर्यावरण पर आधारित है। तो कौन ऑप्शन में होगा, पुस्तक जैव विविधता पर आधारित नहीं है, नेगेटिव को पहले रखेंगे, तो पुस्तक जैव विविधता पर आधारित नहीं है, और उसके बाद पुस्तक पर्यावरण पर आधारित है, यानी कि पुस्तक पर्यावरण पर आधारित है, ऑप्शन ए। तो आप यहां पर समझे क्या दिया गया हमें, या तो बी सी का पेयर दिया गया होता, वो नहीं दिया गया है, तो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा डी और ए का, किसका, डी और ए का, डी और ए का। बस इन दोनों में इसी तरीके रिलेशन बनते हैं, बट इतना याद रखें नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बट नेगेटिव वाले को हम पहले रखते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा अब आप सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने में। तो आज आपने क्या देखा, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा एग्जाम था प्रीवियस ईयर का, उसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।